हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन कंटेम्प्रेरी इंडिया सावित्री बाई के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसका मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर आफ्टर दैट उसको शुरू करना है सावित्री बाई फुले के बारे में। महाराष्ट्र के सितारा जिले के नाईगाव कस्बे में कंदोजी नवेशे पटियाला और लक्ष्मी पटियाला घर में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्री बाई का मात्र 9 वर्ष की आयु में ही विवाह कर दिया गया था। 9 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी हो गई थी। बाल विवाह का दुर्भाग्य तो उनके हिस्से आया, लेकिन उनके पति जो थे ज्योतिबाई, उनके उदार विचारों और स्पष्ट सुधारवादी सामाजिक सोच के प्रभाव के कारण सावित्रीबाई अपने आगे चलकर अनेक महिलाओं को बाल विवाह से बचाने और उन्हें में शिक्षा प्राप्त करने की भूख पैदा करने का माध्यम बनी। पहले छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी, बट अब नहीं होती। अब 18 से ऊपर की लड़कियों की शादी होती है। पहले कम उम्र में ही बाल विवाह कर दिया जाता था, और उसी को रोकने के लिए सावित्रीबाई ने आगे महिलाओं में उन्होंने भूख पैदा की कि वो आगे शादी ना करें, बाल विवाह में शादी ना हो उनकी, और वो शिक्षा से एजुकेशन प्राप्त करें। महज 9 साल की छोटी उम्र में पूना के रहने वाले ज्योतिबाई फुले के साथ उनकी शादी हो गई, और सिर्फ 9 साल की जब उम्र थी उनकी, तो ज्योतिबाई फुले के साथ उनकी शादी हो गई। विवाह के समय सावित्रीबाई फुले पूरी तरह अनपढ़ थी, और विवाह के समय सावित्रीबाई पूरी तरह अनपढ़ थी, यानी अनएजुकेटेड थी। उनको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था। तो वहीं उनके पति तीसरी क्लास तक पढ़े थे, और उनके हस्बैंड ज्योतिबाई फुले तीसरी क्लास तक पढ़े हुए थे। जिस दौर में वो पढ़ने का सपना देख रही थी, और जिस दौर में वे पढ़ने का सपना देख रही थी, वही उनके दलितों के साथ बहुत भेदभाव होता था। और जब वो सपना देख रही थी पढ़ने का, जब भी वहां पर दलितों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। उस वक्त की एक घटना के अनुसार एक दिन सावित्री बाई अंग्रेजी की किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। तभी उनके पिताजी ने देख लिया। वो दौड़कर आए और किताब हाथ से छीनकर घर से बाहर फेंक दी। इसके पीछे ये वजह बताई कि शिक्षा, जब वे पढ़ना चाह रही थी तभी उनके पास दलितों का भेदभाव चल रहा था। एक दिन वो किताब लेकर बैठी तो उनके पिताजी ने देखा कि वो किताब पढ़ी, तो उन्होंने आकर छीन ली और बाहर फेंक दी। जब भी सावित्रीबाई अपनी किताब लेकर आई वापस, और उन्होंने प्रण लिया कि मैं ये कुछ भी हो जाए, मैं पढ़ना जरूर सीखूंगी। सावित्रीबाई के पति ने पहले उन्हें पढ़ाया और बाद में अपने द्वारा खोले गए विद्यालय का संचालन उनके ही जिम्मे छोड़ दिया। मात्र 17 वर्ष की आयु से ही उन्होंने बड़े संघर्ष में ढंग से लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय का संचालन किया। भारत की पहले महिला शिक्षा और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले ने बेड़ा उठाया कि जब महिला को शिक्षित नहीं बनाएंगे तब तक हम उसके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। सावित्रीबाई फुले के पति ने पहले तो सावित्रीबाई को पढ़ाया, फिर उनके द्वारा जो ज्योतिबाई फुले ने जो स्कूल खोला था, विद्यालय ओपन किया था, उसी का संचालन सावित्रीबाई फुले के हाथों में छोड़ दिया। और केवल 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बड़े संघर्ष ढंग से लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय का संचालन किया, कि बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने विद्यालय को चलाया और भारत की पहली महिला शिक्षा बनी। और जब सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षा बनी, और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले ने बीड़ा उठाया कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं बनेंगी तब तक उनके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता, कि जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा जब तक उनके जीवन में कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं ला सकते। जब वे खुद पढ़ गई तो अपने पति के साथ, ज्योतिबाई फुले के साथ मिलकर उन्होंने 18 स्कूल खोले। बाद में 40 में महाराष्ट्र के पुणे देश का सबसे पहला बालिका यानी लड़कियों का स्कूल खोला उन्होंने। 18 में पुणे के देश में उन्होंने एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला। अपने के साथ मिलकर 18 स्कूल खोले, और उसके बाद उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला स्थापना की। और वहीं 18 स्कूल भी पुणे में ही खोले गए थे, और जो 18 स्कूल खोले थे वो भी उन्होंने पुणे में ही खोले थे। जनवरी 1853 को उन्होंने जो गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। स्कूल के लिए निकली तो खाए पत्थर। जब स्कूल के लिए निकली तो उन्होंने पत्थर खाए।
मैं 17 साल की उम्र में सावित्री अपने घर से लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी। केवल 17 साल की उम्र में ही सावित्रीबाई अपने घर से निकलकर लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी। तभी विरोधी रास्ते में उन्हें परेशान करने की कोशिश करते थे। वे उन्हें गंदी गालियां देकर अपमानित करते थे। कोई अपने घर से पत्थर फेंक कर मारता था तो कोई गोबर फेंक कर मारता था, लेकिन फिर भी सावित्री इन सब का डटकर मुकाबला करते हुए रोज लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी। कि ये वो दौर था कि सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थी तो लोग पत्थर मारते थे, गंदगी फेंक देते थे। सावित्रीबाई ने उस दौर में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जब बालिकाओं को पढ़ना लिखना सही नहीं माना जाता था। सावित्रीबाई फुले एक कवयित्री भी थी। उन्होंने मराठी थी और अद्र कवयित्री के रूप में भी जाना जाता था। सावित्रीबाई फुले की शादी केवल 17 साल की उम्र में हो गई थी और उन्होंने घर से निकलकर जब भी 17 साल की उम्र से ही उनकी शादी 9 वर्ष की आयु में ही हो गई थी और उन्होंने 17 साल की उम्र में ही लड़कियों को पढ़ाने के लिए घर से बाहर जाकर वो लड़कियों को पढ़ाने जाती थी स्कूल। और उनके जब वे पढ़ाने जाती थी तभी उनका रास्ते में विरोध किया जाता था, उन पर गालियां दी जाती थी, उन पर पत्थर फेंके जाते थे और उन्हें अपमानित किया जाता था। कोई घर से पत्थर फेंकता था तो कोई गोबर फेंक देता था। इसीलिए वो सावित्रीबाई एक साड़ी लेके जाती थी कि जिसे वो चेंज कर ले, लेकिन फिर भी सावित्रीबाई सबका डटकर मुकाबला करते हुए रोज लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी। लेकिन फिर भी वो सावित्रीबाई फुले रोज डटकर मुकाबला किया उनका और रोज फिर भी वे लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी। ये दौर था कि सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थी, लोगों के पत्थर भी खाती थी और गंदगी फेंक देते थे जो लोग, उनकी भी वो सहन करती थी। सावित्रीबाई ने उस दौर में लड़कियों के लिए स्कूल खोला और उस दौर में सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोला जब बालिकाओं को पढ़ने लिखना सही नहीं माना जाता था। जब उन्होंने स्कूल खोला जब लड़कियों को बिल्कुल उस दौर में उन्होंने स्कूल खोला जब लड़कियों को बिल्कुल पढ़ने लिखना नहीं जाता था। और सावित्रीबाई फुले एक कवयित्री भी थी। कुरीतियों के खिलाफ उठाई सावित्रीबाई फुले ने 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा और बाल विवाह और विधवा विवाह, निदेश आदि जैसी कुरीतियों का विरोध किया। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने इनका विरोध किया। और सावित्रीबाई फुले ने जब एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, उन्होंने उसे बुलाया और अपने घर ले गए। उसकी डिलीवरी गई, जो उसका बच्चा हुआ यशवंत, उसको दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया और उसको पढ़ा लिखाकर उन्होंने डॉक्टर बनाया। नेक्स्ट इज ब्राह्मणवादी ग्रंथों को फेंकने की बात करती थी। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिराव फुले की मृत्यु सन 1990 में हुई थी। तब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया था। उसके बाद सावित्रीबाई की मृत्यु 10 मार्च 1897 को प्लेग के मरीजों की देखभाल करने के दौरान हुई। उनका पूरा जीवन समाज के वंचित तबके, खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता उनकी, जिसमें वे सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जाति तोड़ने और ब्राह्मणवादी ग्रंथों को फेंकने की बात कहती हैं। ज्योतिबाई फुले और अब सावित्रीबाई फुले के अपने पति के साथ, ज्योतिबाई फुले के उनकी पति की मौत 1990 में हो गई थी और सावित्रीबाई फुले ने उनके पति के जो अधूरे काम थे उनको पूरा करने के लिए संकल्प लिया। और उनकी एक प्रसिद्ध कविता थी जिसमें वे सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जाति को तोड़ने और ब्राह्मणवादी ग्रंथों को फेंकने की बात करती थी। उनकी शिक्षा पर लिखी मराठी कविता का अनुवाद है ये, वो पढ़ो। क्या 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 उन्होंने, जाकर पढ़ाई करो, आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो और जो भी बंधन है ब्राह्मण ग्रंथों को फेंक दो, जो बंधन है जाति के उनको तोड़ दो और दलितों और त्याग पर जो है जिन्होंने त्याग दिया उनके दुखों का अंत करो और तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है तो उसको सीखो। सत्य शोधक समाज की स्थापना। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले ने 24 सितंबर 1873 को जो भी समाज की सत्योदक समाज की स्थापना की और उन्होंने जो विधवा थी उनका पूर्ण विवाह करवाया। 25 दिसंबर 1873 को उन्होंने पूर्ण विवाह करवाया उनका।
और 28 नवंबर 1990 की बीमारी के चलते ज्योतिबा की मृत्यु हो गई। और 28 नवंबर 1990 को बीमार हो गए थे, उसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। ज्योतिबा के निधन के बाद सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले पर आ गई, और जब ज्योतिबा की फुले की मौत हो गई तो उनकी सारी जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले पर आ गई। उन्होंने जिम्मेदारी ली और उसका संकल्प लिया कि मैं उसको जो भी ज्योतिबाई फुले ने काम अधूरा छोड़ा उसको मैं पूरा करूंगी। और वे अपने कविताओं और लेखकों में हमेशा सामाजिक चेतना की बात करती हैं, और सावित्रीबाई फुले हमेशा अपनी कविता और लेखकों में सामाजिक चेतना की बात करती हैं। सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली महिला शिक्षक होने के साथ साथ अपना पूरा जीवन समाज के वंचित तबके, खासकर स्त्री और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में देने के लिए हमेशा याद की जाएंगी। और हमें ये भी याद रखना होगा कि जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, बेड़ियों में थे, हम जकड़े हुए थे, जब उन्होंने सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षित करने का प्रण लिया और स्थानीयकरण में हो चुका था, और सामाजिक सत्य को रूढ़ियों में रहने में ही देखने की कोशिश की जाती थी, और जो स्थानीयकरण है उसको भी सामाजिक सत्य को रूढ़ियों में ही देखने की कोशिश की जाती थी। ऐसी ही एक प्रबल रूढ़ि थी कि महिलाओं को शिक्षित किया नहीं जाना चाहिए। महिला को शिक्षित नहीं किया जाता था और जल्द से जल्द उनके विवाह करने और महिलाओं को बोझ समझा जाता था, इसीलिए उन्हें बोझ से मुक्त कराना जल्दी से जल्द सोचते थे कि लड़कियों को जल्द से जल्द उनका विवाह कर दें और बोझ से मुक्त हो जाएं। सावित्रीबाई ने इसी रूढ़िवादी सोच के विरुद्ध आवाज उठाई और अपने द्वारा खोले गए विद्यालयों में भी महिलाओं का शिक्षा का इंतजाम किया। और 19वीं सदी के समाज के नजरिए देखते हुए कल्पना कर सकते हैं कि उनके किस स्तर के विरोध का सामना करना पड़ा। और 19वीं सदी के समाज का नजर देखते हुए हम कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से सावित्रीबाई फुले का विरोध किया गया था। जब विद्यालय में छात्रों को पढ़ाने जाती थी, तो उन पर कूड़ा करकट फेंका जाता था, कोई घर से निकलकर कोई पत्थर फेंकता था, कोई कीचड़ फेंकता था, कोई गोबर डालता था, तो उनका किस तरीके से विरोध किया जाता था। महिलाओं की शिक्षा की लड़ाई उन्होंने उस समय में लड़ी जब समाज जीवन में महिलाओं के सभी अधिकारों पर बहस करना भी कठिन था, और उन्होंने महिलाओं के लिए उस समय लड़ाई लड़ी जब महिलाओं के सभी अधिकारों पर बहस करना भी कठिन था, उनके अधिकारों पर भी बहस करना कठिन था, जब सावित्रीबाई फुले ने समाज में उनके लिए महिलाओं के लिए लड़ाई की। भारत के प्रमुख समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबाई फुले के शामिल नहीं किया गया था, इसके प्रमुख कारण थे। उनको क्यों शामिल नहीं किया गया था, उसके प्रमुख कारण थे, ये देख लें एक बार फ्रेंड्स। अब पढ़ेंगे हम महिला शिक्षा की आवश्यकता थी। महिला को शिक्षित करने इसलिए आवश्यकता था क्योंकि जो बुराइयां थी, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण और की हत्या, मतलब पेट में ही बच्चों को, लड़कियों को मार दिया जाता था, और कार्यस्थल की उत्पीड़न को दूर करने से कुंजी की साबित हो सकती थी। यह निश्चित तौर पर देश की आर्थिक विकास में सहायक होंगे। अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रम बल में हिस्सा भी ले पाएंगी, और जब अधिक जिससे कि महिलाएं श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी। और रिसेंटली स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण जारी किया गया जिसमें बच्चों के पोषण स्थिति और उनकी माताओं को शिक्षा के बीच का सीधा संबंध समझाया गया। और इस सर्वेक्षण से यह बात सामने आई कि महिलाएं जितनी शिक्षित होंगी उनके बच्चे अधिक पोषण का आधार मिलता है, और वे उनके बच्चे भी उतने ही शिक्षित होंगे। और विकास अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय तक इस विषय का अध्ययन किया, और विकास के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने लंबे समय तक इस विषय का अध्ययन किया कि किस प्रकार लड़कियों को शिक्षा और उनके परिवर्तन में एजेंट के रूप में उभरने में सक्षम बनती है, और किस प्रकार महिलाओं यानी लड़कियों शिक्षा उनके परिवर्तन के स्पष्ट एजेंट के रूप में उभरने में समीक्षा मिलती है। विद्यालय के समाज के आदर्शों विचारधाराओं का प्रचार होता है, और किस प्रकार से विद्यालय समाज और आदर्शों विचारधाराओं का प्रचार होता है। शिक्षित नागरिकों के निर्माण में योगदान देता है, और किस प्रकार अशिक्षित नागरिकों के निर्माण में योगदान देता है। मानव विज्ञान के बालक के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने की सहायता दी है, और मानव विज्ञान में बालक के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने की सहायता दी। इसीलिए विद्यालय सूचना के बजाय बालकों को अनुभव प्रदान करते हैं। इसीलिए विद्यालय सूचना के बजाय बच्चों को अनुभव प्रदान करते हैं कि सूचना ही नहीं हो, उनका अनुभव भी हो कि हमने क्या सीखा। उनकी आधुनिक विद्यालय में बालकों का दृष्टिकोण विश्व के
संदर्भ में विकसित किया है और आधुनिक विद्यालयों में बालकों का जो दृष्टिकोण है विश्व के संदर्भ में विकसित किया है। आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण प्रस्तुत कराने का प्रयास करते हैं। पवित्र वातावरण में बालकों में पवित्र भावनाओं का सर्जन होता है, उनका व्यक्तित्व में संतुलन उत्पन्न होता है। और आजकल के जो विद्यालय है उसमें क्या ध्यान दिया जाता है कि वातावरण पवित्र होगा तो वो बच्चे भी पवित्र भावनाओं उनमें सर्जन होगा, पवित्र भावनाएं आएंगी उनमें और उनको पढ़ने में भी दिलचस्पी आएगी और वातावरण सुरक्षित होगा और अच्छा होगा। अगर गंदगी फैली रहेगी सब जगह तो बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो उसी पर ध्यान देंगे। इसीलिए वातावरण भी पवित्र होना चाहिए, जब भी बच्चे पवित्र भावनाओं का सर्जन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।